अगर आपको पता चले नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे प्रकाश सिंह बादल। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर नेता, अकाली दल के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, जिनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उस बरस से होती है जिस बरस देश आज़ाद होता है। 1947 के साल में वो सरपंच बनते हैं। उसके बाद फिर ब्लॉक समिति, विधायकी और अलग अलग चुनाव और मुख्यमंत्रित्व काल भी उनको 70 के दशक में मिलता है, जब संत फतेह सिंह उनके प्रेडेसेसर से नाराज होते हैं। और उसके बाद एक लंबा सिलसिला है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बीच मिलिटेंसी भी आई थी। आनंदपुर प्रस्ताव समेत कई ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव आए थे जिससे अकाली दल जुड़ा हुआ था। तो प्रकाश सिंह बादल की राजनीति क्या थी, पंथिक राजनीति में वो कहाँ फिट होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनके कैसे अलायंस रहे, पंजाब में किन पॉलिटिकल इश्यूज के साथ, किस व्यक्तित्व के साथ और किस तरह के मुद्दों के साथ उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पूरी पॉलिटिकल लेगेसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड रह चुके डॉक्टर केहर सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रविंदर सिंह रॉबिन, अमृतसर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंडिया टुडे टीवी के सीनियर एडिटर हरमीत शाह सिंह हैं, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं इंडिया टुडे टीवी के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर राहुल श्रीवास्तव। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा इस बार फॉर अ चेंज राहुल श्रीवास्तव जी का। उनका हर बार आखिरी में नंबर आता है, ये पैटर्न टूटना चाहिए। बताइए राहुल जी, पहली बार आपकी मुलाकात प्रकाश सिंह बादल जी से कब हुई और कैसी रही? क्या होता है कि कभी कभी जिसे कहते हैं ना बैप्टिज्म बाय फायर, तो उन दिनों नए नए टीवी में और नए नए पंजाब में पहली बार इलेक्शन कवर करने पहुंचे। 1989 का बड़ा क्रिटिकल पीरियड था। केपीएस गिल साहब कॉन्वॉय लेकर के एक चलते थे, जिसमें आगे की गाड़ियों में 30 से 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता था और उसमें आगे की गाड़ी में एलएमजी लगी होती थी, पीछे एलएमजी लगी होती थी और बहुत टेंस माहौल होता था और रात को मूवमेंट नहीं होता था। ट्रक जब चलते थे तो एक कॉन्वॉय में चलते थे कि आगे एस्कॉर्ट, पीछे एस्कॉर्ट, और इस तरह का उस समय माहौल था। तो एक दिन पहले, हमारे पहुंचने से पहले बटाला में बम ब्लास्ट हुआ था। एक बटाला शहर में ब्लास्ट हुआ, स्कूटर की डिग्गी में कई किलो। क्या है कि अभी जो हाल अमूमन जो आजकल पिछले कुछ सालों में ब्लास्ट हुए हैं, उसमें पाया कि थोड़ी अमाउंट लगाते हैं। जब सिख ब्लास्ट करते थे उन दिनों में, तो वो थोड़ी अमाउंट नहीं लाते थे, वो 4-4, 5-5 किलो स्कूटर में लगा देते थे और वो जब उड़ता था तो उसकी ऊंचाई बहुत अच्छी होती थी। तो बटाला में ऐसे ही ब्लास्ट हुआ था। उसके ठीक 1-2 दिन बाद बादल साहब वहां पहुंचे। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 6 फीट लंबा, 6 फीट 2 इंच लंबा कद, ऊपर से पग, तो क्या है कि हाइट और भी बढ़ जाती थी और डील डॉल ऐसा, और उतना ही मृदुभाषी आदमी। वो होटल में नहीं रहते थे, तो जब हम मिलने गए तो किसी कार्यकर्ता के घर में ठहरे हुए थे और इंडिया टुडे के वरिष्ठ उन दिनों वहां रिपोर्टर हुआ करते थे, कंवर साधु साहब ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। तो जब पहले जाकर के उनसे बात हुई तो पहली बात किसी ने उनकी उम्र की छेड़ दी, तो खड़े होकर के तुरंत बोले, पच के भी खावा कि मैंने भाग के दिखाऊं। उसके बाद उनसे जब लगातार बात होती रही तो सौरभ बड़ा एक अजीब माहौल था उस टाइम पे। अकाली दल एक सिमरनजीत सिंह मान ने भी बना लिया था और उसकी तूती बोल रही थी। अकाली दल जैसी पार्टी जो है वो पीछे हो रही थी और कांग्रेस के खिलाफ भी माहौल था। जब रिजल्ट आया इवेंचुअली, तो मान ग्रुप ने 6 सीटें जीती थी, अकाली दल को एक भी सीट नहीं आई थी। और बेंच सिंह जो कि इंदिरा गांधी की किलर थी, जो किलर थे, एक असैसिन थे, सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के, जिनकी वहीं बात पे किलिंग हो गई थी। उनकी पत्नी बिमल कौर थी, वो रोपड़ से चुनाव जीती थी और उन्हीं के रिश्तेदार थे शायद सुच्चा सिंह, तो वो चुनाव जीते थे भटिंडा से। तो उस टाइम का माहौल बिल्कुल अलग था, यानी देयर वाज अ लॉट ऑफ हीट। जो सेपरेटिज्म की एंगर थी 84 को के जो दंगे हुए थे उनको लेकर के, उस माहौल के अंदर भी प्रकाश सिंह बादल जो थे वो एक रिकंसाइलर थे। मुझे जो सबसे स्ट्राइकिंग बात लगी कि जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप इस पूरे थोड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्राइडेंट जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है उससे क्लोज हो जाएं तो आपको फायदा होगा। तो इंटरेस्टिंग, उस समय अमरिंदर जी भी शायद अकाली दल में हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब, ये जो हिंदुस्तान वर्ड है ना, ये गुरुबानी में बहुत पहले, नानक बानी में बहुत पहले आया है। कहा मैं उससे अलग नहीं हो सकता, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा।
और अगर आप देखिए तो वो जो एक उनका रेकंसाइलर का जो एक स्टैंड था, जो कि मैं पॉलिटिशियन के लिए मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी चीज है। देखिए पंजाब में और कश्मीर की पॉलिटिक्स में शायद यही अंतर रहा कि कश्मीर के नेता दिल्ली आते थे और कश्मीर जाके दूसरी भाषा बोलते थे। प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं ने ऐसा नहीं किया। प्रकाश सिंह बादल जी ने एक जो एक्सपेंशन की एक तरीके था 84 के बाद से, अगर लोगों में एक सेंस ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर के 84 के दंगों तक एक सेंस ऑफ हर्ट अगर आ गया था, उसको देखिए उन्होंने 91 में जो उनका मोगा में रेजोल्यूशन पास हुआ उसको लेकर के 96 में उनका अलायंस हुआ बीजेपी से, जिसपे उन्होंने हिंदुओं को जोड़ा। 42% हिंदू हैं पंजाब में, उनको जोड़ा। उनकी जो सेंस ऑफ एक्सट्रेंजमेंट था, जो अलग हो गए थे, उनको जोड़ने की कोशिश करी। ये एक एलिमेंट जो था सरदार अपने बादल साहब का, ये मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग एलिमेंट था कि प्रकाश सिंह बादल रिकंसाइलर थे। बाद में हालांकि जिस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वो क्रिटिसाइज करते थे, उसी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में फंस गए। बहुत तमाम एजिटेशंस भी किए। देखिए 92 में असेंबली इलेक्शन बायकआउट किया था उन्होंने। कहीं ना कहीं पंथिक उसमें जुड़े भी बहुत स्ट्रांगली रहे थे, लेकिन एंटी इंडिया उस एक सेंटिमेंट को कभी भुनाया नहीं उन्होंने। थैंक यू राहुल जी। केआर सिंह साहब, कैसे देखते हैं आप अकाली दल की पूरी पॉलिटिक्स में प्रकाश सिंह बादल को, खास तौर पर उनके शुरुआती राइज को, जब जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार को से उनसे नाराज होते हैं जो उस समय के अकाली दल के सर्वे सर्वा थे संत फतेह सिंह, और ये प्रकाश सिंह बादल जो उससे पहले एक विधानसभा चुनाव हारे भी थे 1967 का, फिर मंत्री रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वहाँ से उनका पॉलिटिकल राइज शुरू होता है। और हम लोग के लिए ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है कि वो दो बार एक बार 70 के दशक की शुरुआत में और एक बार 1977 में सीएम बनते, लेकिन तीसरी बारी के लिए उन्हें 1997 तक का इंतजार करना होता है। कैसे देखते हैं सर आप उनकी पॉलिटिकल जर्नी को? बादल साहब, श्रोमणी अकाली दल जो है ना, उसमें उनकी अगर हम लीडरशिप देखें कि वो अकेले थे जो सिरमौर लीडरशिप सबसे ऊपर अगर माने, तो उनका पीरियड मैं 1995 से मानता हूं। इससे पहले ही वॉज वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ श्रोमणी अकाली दल, जिसमें टौड़ा साहब भी थे, तलवंडी साहब भी थे और समय समय पर और लीडर भी थे। आप गुरचरण सिंह टौड़ा की बात कर रहे हैं? हाँ, उससे गुरचरण सिंह टौड़ा भी थे, तलवंडी साहब भी थे, और उससे पहले जो है संत हरचंद सिंह थे, संत फतेह सिंह थे, उससे पहले मास्टर तारा सिंह थे। यानी कि अगर आप माने कि अकाली दल की जो लीडरशिप उनके हाथ में आती है और वो सोल लीडर बनते हैं, सुप्रीमो बनते हैं, तो वो 95 में से आप मानिए 95 से लेकर अब तक, जब तक उनका वो देहांत होता है, तब तक उनकी ये पीरियड है जिसमें हम मानेंगे कि ही वाज द सोल ओनली लीडर, सुप्रीमो ऑफ श्रोमणी अकाली दल। और जैसे श्रीवास्तव जी बोल रहे थे ना कि ये देखें कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की पॉलिटिक्स रही है पहले से ही। वो कभी भी अलगाववादी पॉलिटिक्स के हक में नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी ये बात कही कि देश से अलग होना चाहिए। वो विद इन द सिस्टम जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसी में ही कार्य करते थे और उसी में ही जो पावर लेनी है उसी के लिए वो जद्दोजहद करते थे। उनका कहीं भी ये प्रभाव नहीं रहा और ना ही उनकी ऐसी कोई पॉलिसी रही है कि देश के विरुद्ध वो कोई ऐसी राजनीति करे। आप देखिए, अक्सर बोला जाता है कि वो जब उन्होंने ये आर्टिकल 25B है जिसमें सिक्स का अलग से मेंशन वो मांग रहे थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल वो जलाया गया था दिल्ली में, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो भी डिसीजन उनका नहीं था, पार्टी का डिसीजन था। या तब वो अकेले, ये संत लोगोवाल का डिसीजन था क्या? नहीं, ये दूसरे लीडर थे। ये अकाली दल के कलेक्टिव लीडरशिप जो थी तब का था। ये आप मानिए कि जब बादल साहब अकेले लीडर बने हैं तब नहीं था, उससे पहले मिलिटेंट पीरियड जो शुरू हो गया था, ये उनका प्रभाव तब पड़ चुका था अकाली पॉलिटिक्स और सिख पॉलिटिक्स के ऊपर। मिलिटेंसी का प्रभाव पड़ चुका था। 1978 का जो निरंकारी कांड हुआ था ना जी, उसके बाद जो है मिलिटेंट जो एक सेक्शन है
उनका प्रभाव बढ़ चुका था। सो वो है उसकी बैकग्राउंड। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे तरलोचन सिंह जी, उनकी जी, लिखी जी। ऑबिचुरी पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि ज्ञानी जैल सिंह ने तरलोचन सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी थी कि आप प्रकाश सिंह बादल जी से बात करिए और ये इंश्योर करिए कि ये जो अनुच्छेद 25 में संशोधन की मांग को लेकर अकाली दल संविधान की प्रतियां फाड़ने का जो मोर्चा निकाल रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रकाश सिंह उसमें शामिल ना हो। ही सेड कि मुझे जब तक संत लोंगोवाल नहीं कहेंगे तब तक मैं प्रोटेस्ट से पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए मैंने ये कहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अकेले लीडर नहीं थे। संत लोंगोवाल जो हैं तब वो मोर्चा चल रहा था ना जी, मोर्चा के डिक्टेटर थे वो, और मोर्चा के डिक्टेटर थे। और वो पीरियड को आप देखिए, जो कंटेक्स्ट देखेंगे तो वो मिलिटेंट का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था उस वक्त। सो उस कंटेक्स्ट में ही इस बात को समझा जा सकता है। पंजाब की समस्या है पोस्ट पार्टीशन पीरियड जो है ना तभी से शुरू हो गई थी, और सम प्रॉमिसेस वर मेड टू द सिक्स, और वो बैकग्राउंड है, वो लिगेसी है। उस बैकग्राउंड में ही था कि हिंदू और सिख भाईचारे हैं जो पंजाब में, वो डोमिनेंस की भी प्रॉब्लम है। यहाँ के कौन डोमिनेट करेगा, क्योंकि सिख यहाँ में मेजॉरिटी में थे। उनकी ये था कि नेचुरली हमें प्रथम स्थान चाहिए, तो प्रथम स्थान के लिए अगर वो जद्दोजहद करते हैं तो हिंदू भाईचारा जो समझता था कि हम दूसरे स्थान के शहरी नहीं बनना चाहते, वो इसीलिए वो दिल्ली के प्रोटेक्शन सी करते थे। सो ये दिल्ली में जो हम कहें कि आप प्रोटेक्शन लेते हैं तो आपका लगाव ज्यादा दिल्ली की सल्तनत के साथ रहता है, दिल्ली से के साथ रहता है। पंजाब से थोड़ा सा आप कहिए कि अलगाव में बन जाते हैं, ऐसी है, नंबर 1 पे नहीं हो रहा था। सो ये जो डिफरेंसेस था ना, ये हिंदू और सिख भाईचारे का, इसमें दोनों को इकट्ठा करना यो बादल साहब का सबसे बड़ा योगदान था। और खास करके अगर इस बैकग्राउंड को आपको तो पता ही है कि जितना मिलिटेंट बैकग्राउंड था, उसके बैकग्राउंड में भी बीजेपी के साथ जिस किस्म का गठजोड़ किया, उससे आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि उनका यही था कि हमने दोनों भाईचारों को, हिंदूज को भी, मुस्लिम्स को भी, ईसाइयों को, सभी को साथ लेके चलना है। अगर साथ लेके नहीं चलेंगे तो सौहार्द नहीं होगा। अगर सौहार्द यहाँ नहीं होगा पंजाब में, जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, तो ये स्टेट के हित में नहीं होगा, ना ही किसी समुदाय के हित में होगा। हमारे साथ रविंदर रॉबिन जी हैं। रविंदर जी बताइए, प्रकाश सिंह बादल को आप कैसे याद करेंगे एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। मैं एक्टिव जर्नलिज्म में आया था 96 में जी। तो एक जर्नलिस्ट को पॉलिटिकल लीडर से क्या चाहिए होता है, वो हमारे मतलब एक कोई भी वर्जन लेना है, उसकी एक्सेसिबिलिटी है। तो प्रकाश सिंह बादल उन फेवरेट पॉलिटिकल लीडर्स में थे जो हर वक्त, हर समय जब आपकी जरूरत हो एक जर्नलिस्ट को, वो मिलते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी मुझे हमेशा से याद रही है। बहुत सारी बातें उनकी याददाश्त कई बातों में। प्रकाश सिंह बादल, मुझे याद है कि ये 98 की बात होगी शायद, तब वो 97 में आ गए थे पावर में। तो अमृतसर आए तो जैसा राहुल जी बता रहे हैं कि वो होटल्स में बहुत कम रुकते थे, तो सर्किट हाउस में, वहां अमृतसर के सर्किट हाउस में थे, और मैं चला गया अपने, और मेरे सीनियर कोलीग्स थे उनके साथ। तब मैं नया जर्नलिज्म में था, तो लेकिन वो चांस देते थे सभी को क्वेश्चन पूछने का। तो मैंने वहां पे ये कह दिया कि आप तो बात कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं बड़े बड़े दावे के महाराजा रणजीत सिंह जैसा राज देंगे पंजाब को, तो महाराजा रणजीत सिंह की तो बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो डिलैपिडेटेड कंडीशंस में जा रही हैं जी। मेरी बात सुनी और उस वक्त उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद ये 2014-15 के करीब की बात होगी, तब तक उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बना दिए थे। जंगी आजादी जैसे कुछ नए भी बनाए थे जिसमें सिख हिस्ट्री को संभाला गया था। एंड उनको याद था और मुझे मिले, और उन्होंने उसको यूजुअली वो अपने से छोटों को काका जी कह के बुलाते थे। तो उन्होंने कहा, काका जी और कोई रह गया, तुसी चेक कर लिया। आई वाज सो अमेज्ड कि उनको मेरी इतने साल पहले कही हुई बात उनको याद थी।
और वो रिकॉग्नाइज करते थे। इस तरह की उनकी एक छवि जो मन में बनी हुई है, उनके एक लीडर के तौर पे, एक करिस्मेटिक लीडर के तौर पे, उनकी एक ये होता था जैसे एक वो पॉलिटिकल लीडर इस तरीके के थे। उनके बारे में ये अक्सर कहा जाता था कि वो लोगों में आके लोगों जैसे हो जाते हैं। मतलब अटायर भी उनके बारे में कई मजाक भी बन गए थे कि वो अच्छी बड़ी बहुत अच्छी पगड़ी पहनी हुई होती है, लेकिन जब वो गांव में जाते हैं, गांव के लोगों में जाते हैं, थोड़ी सी ढीली कर लेते हैं अपना, उस तरह का अटायर कर लेते हैं कि लोगों को लगे कि हाँ उनके बीच का आदमी आया है। इस तरह की उनके बारे में बातें बन गई थी। और ये भी था कि बादल साहब सीक्रेट्स जो हैं वो अपने में ही रखते हैं। उनकी बात को समझना, उनके बारे में कहना कि वो क्या सोचते हैं। कोई उदाहरण देके अगर बता पाए रॉबिन साहब। इस तरह की बातें होती थी कि अगर बादल साहब किसी के पास गए और वो टिकट का दावेदार है और उसकी पीठ पे हाथ रख दिया, तो अगर वो शाम तक ये कह रहा हो कि बादल साहब उसको कह गए हैं भी वही बनेगा अगला कैंडिडेट, तो यूजली ऐसा होता नहीं था, कुछ और ही हुआ होता था। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बातें इतनी सारी हैं जो पंजाब के कम्युनल हार्मनी के लेके हैं, इंडिया फर्स्ट को लेके हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, 2000 ये गुरदासपुर में अटैक हुआ था, जो टेरर अटैक हुआ था, 29 जुलाई की बात है, प्रोबेबली 2017 की बात होगी। तब गुरदासपुर में अटैक होता है, 27 को होता है, 29 को वो अमृतसर आते हैं। और मैं एक न्यूज एजेंसी, एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी के लिए काम करता था तब। तो होता ये है कि पॉलिटिशियन कोशिश करते हैं कि न्यूज एजेंसीज वालों को पहले बुला लें ताकि न्यूज सर्कुलेट हो जाए। सो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को बोल के मुझे कन्वे करके बुलाया। उसी दिन उनकी मुलाकात अब्दुल बासित, जो उस वक्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे इंडिया में, चंडीगढ़ में होनी थी। तो बादल साहब से जाते ही मुझे मालूम था और मैंने जाते ही क्वेश्चन पूछा कि ये आप तो मिलने वाले हैं उनसे, उनके साथ, जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ, और गुरदासपुर में टेरर अटैक हो गया है और ये एजेंसीज और कुछ ये दावा कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, तो आपका क्या रुख रहेगा उनके साथ? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई भी मुलाकात करने वाला नहीं हूं उन लोगों के साथ जो इस टेरर अटैक के पीछे हैं। तो इंडिया फर्स्ट उनका जो एक उनके बारे में कहा जाता है वो पृथक था मेरे सामने। इस तरह की बहुत सारी बातें मुझे याद है। लोग एक टच थेरेपी की तरह उनको समझते थे, बादल साहब से हाथ मिला लिया, बादल साहब के पास बैठ गए। जब इस तरह की बातें, कुछ अच्छी बातें ही मैं याद करना चाहता हूं इस मौके पे। और उनके बारे में ये नहीं, हाँ, पंक्चुअलिटी, दैट वाज उनका एक ट्रेडमार्क कह सकते हो। वो अगर उन्होंने किसी रैली पे जाना है, किसी को टाइम दिया है, वो 2 मिनट वहां पहले पहुंचेंगे। ये गुण वो आगे उनके जो जिन्होंने गद्दी संभालनी है या संभाल रहे हैं, उनके पास ये गुण नहीं है। मैं बहुत सारे लीडर्स को मैंने 96 ऑनवर्ड्स कवर किया है, चंद सिंह बराड़, राजेंद्र कौर भट्टल, चन्नी साहब रिसेंटली, और भगवंत मान जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह। टाइम की पंक्चुअलिटी में बादल साहब सबसे आगे, और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में। जी, लेकिन रॉबिन साहब, हम जब किसी नेता को याद करते हैं तो उसकी सब राजनीतिक कलाबाजियों को भी याद करते हैं, और फिर हमें ध्यान आता है कि इन्हीं प्रकाश सिंह बादल पर अपने, जब वो पूरी तरह से अकाली दल के कंट्रोल में आ गए थे, तो परिवारवाद को बढ़ाने का भी बहुत इल्ज़ाम लगा। कहा गया कि इन्होंने पहले मनप्रीत बादल को बढ़ाया, भतीजे को, सुखबीर बादल बेटे को बढ़ाया, फिर डिप्टी सीएम बना दिया। उसके बाद सुखबीर बादल के जो साले हैं विक्रम मजीठिया, उनको, फिर कैरो, इनके और रिश्तेदार, उनको मिनिस्ट्री में लाए। केंद्र में बारी आई तो ब्रह्मपुरा और अजनाला जैसे कई सीनियर नेताओं के दावे को किनारे करके अपनी बहू हरसिमरत कौर बादल को वहाँ पे मंत्री बनवाया। तो ये इन पे एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि ये खुद पंथिक राजनीति से आए, कार्डर बेस्ड पार्टी से आए, लेकिन आखिरी में इन्होंने इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया बादलों की। आप इस पे क्या कहेंगे? क्या रीजन थे? वो खुद इस पे क्या कहते थे? उनके इर्द गिर्द के लोग क्या कहते थे? ये जो आप इल्जाम की बात कर रहे हैं, काफी हद तक
सामने नजर भी आता है। इसमें मुनकर नहीं हो सकते हैं। प्रकाश सिंह बादल ना सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे थे, अपनी परिवार को स्ट्रेंथन कर रहे थे, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी जो अकाली दल थी, शिरोमणि अकाली दल बना, फिर वो उसको पंथक पार्टी का दर्जा देना, क्लेम करना, उस पंथक पार्टी में उसने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको अपने हाथ में पूरी तरह से लिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सर्वोच्च एक संस्था मानी जाती है सिखों के जितने भी धार्मिक मसलों को सुलझाने के लिए, गुरुद्वारों की मेंटेनेंस करने के लिए, उस पे शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व कई सालों से रहा। वहां पे शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट जीत के आते रहे। उसको लेके भी प्रकाश सिंह बादल पर ये इल्जाम लगते रहे कि वो चाहे वो इलेक्टेड बॉडी है, लेकिन जब वहां प्रधान की नियुक्ति होती है तो उनके यहां से एक लिफाफा भेजा जाता है, जो लिफाफा उस मौके पर खोला जाता है, जिसको वो चुनते हैं वो इलेक्टेड से सिलेक्टेड हो जाता था। इसी तरह उन्होंने जो परिवारवाद में जिस तरीके से पुश किया, हालांकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उनके बच्चे हैं जो ये इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इसमें यह भी है कि अकेले प्रकाश सिंह बादल उसमें शामिल नहीं थे। प्रकाश सिंह बादल के बाद उनके नेक्स्ट लाइन पे जितने भी लीडर्स थे, उनके बच्चे थे, वो एक तरह का एकाधिकार और अपना एक टेकन फॉर ग्रांटेड समझते थे कि उनके पिताजी पॉलिटिक्स में है तो वो भी पॉलिटिक्स में आएंगे। पावर और पैसे की लस्ट भी बहुत बढ़ गई थी ये पिछले कुछ सालों में पूरे पॉलिटिक्स में। ये सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के साथ ही वाबस्ता नहीं है ये बात जो मैं कह रहा हूं, पावर और पैसे की लस्ट। ये दरियाए हवस के किनारे नहीं होते सर, और ये हवस पावर और पैसे की आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आती है। इसको मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सोसाइटी का इस तरह का माहौल बनता जा रहा है, उसमें शिरोमणि अकाली दल भी लिप्त हो चुकी थी। रॉबिन जी, आई क्विकली कम टू यू, पर पहले मैं हरमीत जी से पहली टिप्पणी ले लेता हूं। बताइए साहब, प्रकाश सिंह बादल, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी को कैसे याद किया जाए? सौरभ जी, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, पॉलिटिकल लेगेसी। अभी तक जैसे हम अंग्रेजी में कहा जाता है कि से नथिंग बट गुड ऑफ द डेड, तो ये एक श्रद्धांजलि हो जाती है जब हम ये कहेंगे कि भी हाँ जी, प्रकाश सिंह बादल आए और 47 में उन्होंने पहली बार सरपंच का इलेक्शन जीता, फिर 57 में दोबारा उन्होंने इलेक्शन कांग्रेस की टिकट से, जब उस वक्त अकाली सब एक साथ थे। फिर एक इलेक्शन वो हारते हैं 67 का, फिर 69-70 में वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, 70 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो 1 साल तक चलता है। 77 में जब वो आते हैं तो वो पिंड पिंड जाते हैं, संघ दर्शन उस वक्त किसी और नाम से होता है, वो एक फोकल पॉइंट, एक स्कीम लगाते हैं जिसमें सारे विलेजेस को, वो जो पिंड है वहाँ के, उनको वो जो है वो यूनाइट करते हैं, एक यूनिट्स बनाते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, मंडियाँ वहाँ पहुँच जाए। अभी तक मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ उन्हें। उसके बाद ये 70 का दौर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है 70 से 80 के बीच में। फिर हम आते हैं 97 में। 97 के दौर में वो डेयरी फार्मिंग जो है उसको बहुत प्रमोट करते हैं, ये भी श्रद्धांजलि का हिस्सा है। फिर जब आगे के दौर आता है तो फिर वो आईटी पार्क भी बनता है, मोहाली में बनता है, मोहाली एयरपोर्ट भी है, आपने देखा होगा इंटरनेशनल, वो उन्हीं की देन है। कई इंस्टीट्यूशंस भी बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ये होगी श्रद्धांजलि। अब हम बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल लेगेसी की। यहाँ पर आके मैं बिल्कुल एक डिस्पैशनेटली आपसे बात करना चाहूँगा जी कि जब बादल साहब का देहांत होता है उसी दिन एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आती है जो कि बरगाड़ी के बेदवी कांड में होती है। और बादल साहब जो हैं उसमें जो है वो को कंस्पिरेटर के हैसियत से उनका जिक्र होता है। तो ये इसी साल की बात है और उनके जो बेटे हैं सुखबीर बादल जो अकाली दल के प्रधान हैं वो उसमें एक्यूज्ड हैं और बादल साहब का नाम भी है। तो ये जो एक बड़ी एक डाइकोटमी है इस लेगेसी में कि वो क्या छोड़ के गए। अब हमने पहले बात कर ली कि ये किया और ये वक्त का तकाजा भी होता है सौरभ कि हर सरकार आएगी उसने कुछ काम करने ही करने हैं, तो वो जो क्रेडिट है वो चीफ मिनिस्टर्स को जाता है कि उनके राज में ये काम हुए। लेकिन क्या क्या काम नहीं हुए, अब ये देखिए कि क्या जब ये पहली बार, जब ये 97 की बात है शायद, जब ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपने कहा था कि आप ट्रुथ कमीशन बिठाएंगे कि जो पंजाब के नौजवानों के ऊपर तशद्दुद हुआ,
पुलिस का भी ये बड़ी बहुत जबरदस्त एलिगेशन लगती रही है। तो क्या आपने वो ट्रुथ कमीशन बिठाई तो उन्होंने कहा छोड़ो पुरानी गल्ला, आप छोड़ो पुरानियां गल्ला, कानून वसी जख्म को रह देने। तो ये वहां से मुनकर होते हैं, ये बाकायदा रिकॉर्डेड न्यूज रिपोर्ट्स में है, ये रिपोर्टर्स को बोला गया। फिर उसके बाद हम आते हैं किसानी की बात करें, पंजाब में किसानी है। अब आप ये देखिए 2000, मैं बिल्कुल डेटा के साथ आ रहा हूं आपके पास, 9 में एक एक्ट पास होता है, उनका ही राज चल रहा है, उसको वो कहते हैं पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2019। इस एक्ट के मुताबिक ये होता है कि कोई पंजाब में चावल की खेती होती है और गेहूं की खेती होती है, और चावल की जो खेती है वो सबसे ज्यादा पानी लेती है। तो इस एक्ट के मुताबिक जो खेती किसान कर रहा है उसको ये ताकीद किया जाता है कि तुम्हें 10 जून से पहले बीज नहीं बोना, चावल बोना नहीं, ताकि जब रेन हो जाए, बारिश आ जाए, तब आपकी खेती शुरू हो। तो वो ज्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होता, ऑन पेपर ही रहता है, एक्ट बना हुआ है, लेकिन लोग फिर भी मई के महीने में खेती करते हैं। वो जो पूरा का पूरा एक्ट है वो एक तरह से फेलियर। आगे आइए, आगे हम आते हैं 2013 में एक और एक्ट आता है जी, वो होता है जी एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो लाते हैं, एक्ट नहीं होता, पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के तहत, ये भी बादल साहब की सरकार में, कि 12 लाख हेक्टेयर की जो धान की जो जमीन है, 12 लाख हेक्टेयर, उसको 5-7 साल में हटाकर वहां से उसको, उसमें अलग अलग जो है वो क्रॉप्स जो है वो दूसरी आ जाए जो पानी ना लेती, वो करना होता है। लेकिन जब 2017 आता है, 12 लाख हेक्टेयर का वो एक एजेंडा होता है कि इसको हम उससे वीन अवे कर देंगे। जब 2017 आता है तो सौरभ 2 लाख हेक्टेयर और बढ़ चुकी होती है, वो फेलियर। क्यों ये होता है? क्योंकि एक साल पहले ही वो 1.25 लाख ट्यूबवेल की अनाउंसमेंट कर देते हैं इलेक्शन से पहले। अब ये देखिए, ये सच्चाई है बातें। फिर एक और देखिए, एक और एक्ट आता है, वो बिल आता है, बल्कि वो होता है कि किसानों को जो वहां पर इंडेटेडनेस है, जो कर्जा है, तो उसको कैसे उनसे राहत मिलाई जाए। तो ये बिल जो है ये सिर्फ एक पॉलिसी पेपर बन के रह जाता है, वो इंप्लीमेंट नहीं होता। चंडीगढ़ का मसला वहीं खड़ा हुआ है कि कैपिटल कैसे बने। कोई इन मुद्दों के ऊपर इतनी बड़ी मिलिटेंसी भी ये उस मुद्दे में शामिल थी, वो वहीं का वहीं रहा। तो बहुत सारे ऐसे पंजाब के इश्यूज हैं जो बतौर पंथक सरकार जब ये आती है, राहुल ने एक बात की थी मोगा डिक्लेरेशन की, वो 1996 में आती है। तो 1996 में जो अकाली पार्टी है, इसका दूसरा पहलू भी आप ये देख लें, क्योंकि हम अक्सर इस बात को कह देते हैं कि उसमें वो हिंदू सिख एकता की बात करते हैं, लेकिन जब अकाली पार्टी खुद को पंजाबियत के साथ जोड़ती है तो वो अपना सिख फेस जो है वो पीछे रह जाता है। फिर वो पंजाबियत की बात आ जाती है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, एक पहलू ये हो गया हिंदू सिख एकता। लेकिन जिनके साथ अलायंस होता है बीजेपी के साथ, आप उसे उनको क्रेडिट दें, वो आज भी हिंदुत्व पे खड़े हैं। लेकिन अकाली दल जो है वो कहां खड़ा है आज किसी को नहीं पता। 2015 में सौरभ, 2015 में गुरमीत राम रहीम, ये सबसे बड़ी बात है। अभी रॉबिन जी ने जो जिक्र किया श्रोमणी कमेटी का, कि उनका नियंत्रण जो है पूरा बादलों के हाथ में है, परिवार के हाथ में है। तो श्रोमणी कमेटी वो संस्था है जो अकाल तख्त का जथेदार नियुक्त करती है, जिसका एग्जीक्यूटिव नियुक्त करता है। तो 2015 में अकाल तख्त के जथेदार जो हैं वो गुरमीत राम रहीम को एक ब्लास्फेमी का केस होता है, जिसमें उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब की तरह वो बनकर आते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत भारी एक इशू बनता है। तो वो उनको यूनिलेटरल माफी दे देते हैं, और ये इल्जाम फिर बादलों पर लगता है कि ये इन्होंने करवाया क्योंकि आगे इलेक्शन है, ताकि जो उसका वोट बैंक है वो खुश हो जाए। फिर वो वाली बेल्ट में खास तौर पे। हाँ, और फिर उसके बाद सौरभ वही माफी वापस ले ली जाती है। तो जब मैंने पिछली बार आपसे मिला था, मैंने कहा था कि कैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कोलैप्स होते दिख रहे थे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और यहाँ बहुत स्पेसिफिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बात कर रहे हैं। रॉबिन जी, मैं ये जानना चाहूंगा, प्रकाश सिंह बादल के 2 चेहरे हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक किसानों का बहुत ध्यान रखने वाला, किसानों के हितों की चिंता करने वाला, पंजाब का और नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा फार्मर लीडर है ना, जो उनकी जबान और उनके कंसर्न समझता था और उसी के हिसाब से पेपर पे कुछ भी हो पॉलिसी में छूट देना, ये सब करना। एक व्याख्या ये होती है। दूसरी प्रकाश सिंह बादल के बारे में कही जाती है कि यू ऑलवेज नीड अ मॉडरेट फेस फ्रॉम द पंथिक राजनीति, जो बैलेंस रख सके, जिसमें जो एक्सट्रीमिस्ट पंथिक एलिमेंट है वो भी चेक पे रहें और
जो नॉन पंथिक प्लेयर्स हैं वो भी चेक में रहे। सो प्रकाश सिंह बादल वाज दैट फेस, इसीलिए वो इतने लंबे सर्वाइव किए। बीजेपी भी उनके साथ कंफर्टेबल भी थी, और जो जब भी इस एक्सट्रीमिज्म की बात होती है तो पंजाबी हिंदुओं की बात होती है, और इसीलिए फिर वो पंजाबियत का नारा कि पंथिक के भी ऊपर भाई पहले हमारा सूबा है, हमारी जबान है, हमारा एक कॉमन कल्चर है, आपस का भाईचारा है। तो ये तो उनके खित्ते में पॉजिटिव चीजें जाती हैं। नेगेटिव ये जाता है कि 15 साल तो उनको ऐसे मिले, 97 से 2000 और फिर 2007 से 2017, एक बड़ा टाइम पीरियड है। कोई जो बिग शिफ्ट हुआ हो, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में बड़ा शिफ्ट हुआ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ हो, नशा मुक्ति को लेके हुआ हो, एक रीअवेकनिंग ऑफ पंजाब हुआ हो, जिस सूबे की तरफ पूरा देश बहुत गर्व के साथ देखता है कि साहब चाहे सरहद पे लड़ने की बात हो, चाहे कारोबार करने की बात हो, और चाहे गेहूं उगाने की बात हो, है ना, एक जो पंजाबियत का सेलिब्रेशन होता है। पर अभी पिछले 10 साल 20 साल से किस तरह खबरें आ रही हैं, राज्य से खबरें आ रही हैं आर्थिक बदहाली की, युवाओं के बीच खबरें आ रही हैं बेरोजगारी और उसकी, तो एक बड़ा पीरियड रहा। तो यहां पर उनका फेल्योर भी दिखता है इंडस्ट्रीज के और दूसरे के मामले में। योर कमेंट सर। सौरभ जी, जहां तक पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कहें तो मुझे लगता है कि प्रकाश सिंह बादल के जो लास्ट जो एक दशक उन्होंने 2 टर्म्स पूरी की थी, उसमें पंजाब को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मिला था। चाहे वो सेंटर की हेल्प से हुआ, पैसे का मिसयूज कितना हुआ, कैसे हुआ, ये डिबेटेबल इशू है, लेकिन पंजाब में सड़कों के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना, मंडियों में मैक्सिमम मंडियों का पक्का होना, एग्रीकल्चर में लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स देने, ये सारी चीजें इनकी खाते में जाती हैं। इसमें मुनकर नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, हिस्ट्री को संभालना, ये सब इनके खाते में था। लेकिन इसके साथ साथ परिवारवाद और बाकी जो बातें उन्होंने की और पंथक का नारा देते रहे, उसकी प्रोजेक्शन अकाली दल जरूर करता रहा, और प्रोजेक्शन में कामयाब जरूर रहा पब्लिक को बताने में, लेकिन उसका नुकसान भी शिरोमणि अकाली दल ने ही फेस किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको पूरे देश के और विदेशों में भी गुरुद्वारों को संभालने के लिए जिम्मेवारी दी हुई थी, वो कई जगह पे बटी। पटना की अलग से बन गई, नंदेड़ साहिब की अलग से कमेटी बन गई, दिल्ली की अलग से बन गई, रिसेंटली हरियाणा की अलग से बन गई, पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। 1999 तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको संभाल रही थी, लेकिन वो 99 में उन्होंने अपनी बना ली। ग्रेजुअली इनके हाथ से बहुत सारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी निकले। हाँ, इनके पास शिरोमणि अकाली दल क्योंकि अमृतसर में है, अकाल तख्त साहब वहीं पे है, तो वो एक उसकी मर्यादा सभी ने पालन करनी है, उसका इनको फायदा थोड़ा जरूर मिला, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का भी दायरा कम हुआ और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी दायरा कम हुआ। ये इनके नेगेटिव पॉइंट्स में मैं समझता हूं कि शिरोमणि अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल के साथ जो परिवारवाद वाली तोहमत जुड़ी, उसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ा। जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, तो माफ करना सर, पंजाब को एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की अभी भी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि वो कृषि बिल, ये अब इशू दूसरा है, ये वहां पे नहीं करने वाला इस वक्त, लेकिन क्योंकि कृषि प्रधान स्टेट है, यहाँ पे कृषि से रिलेटेड ही सब कुछ आना चाहिए था। बातें तो बहुत बड़ी हुई। अब उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के ही ढींसा साहब, उनको मंत्री भी बनाया गया, केमिकल मेरे ख्याल बने थे वो, केमिकल फर्टिलाइजर, एक फर्टिलाइजर के, हरसिमरत कौर बादल भी थी, लेकिन वो पंजाब में सैलोज नहीं बन रहे हैं, पंजाब के बाहर केंद्रीय मंत्री बनवा रहे हैं। तो पंजाब इस मामले में बहुत पीछे रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल अपने लेवल पे उन्होंने कुछ समय निकाला जरूर, लेकिन उतनी तेजी से शिरोमणि अकाली दल जो 57 सीट्स के साथ थी, वो आज 3 सीट्स पे है, और आगे पावर शेयरिंग होती है या नहीं होती है, ये आने वाला समय दिखेगा। थैंक यू सो मच रॉबिन जी। प्रकाश सिंह बादल पे जब भी बात होती है, उनकी गिरफ्तारियों पे बड़ी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें नेल्सन मंडेला भी कह दिया था इसी वजह से।
एक 50s में गिरफ्तारी होती है, उसके बाद हम देखते हैं 80s का एक फेज है, कभी वो 82 में गिरफ्तार करके लुधियाना जेल रखे जाते हैं, फिर 84 में गिरफ्तारी होती है, 86 87 में गिरफ्तारी होती है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान भी गिरफ्तारी होती है, बार बार। इसकी वजह क्या थी? ये जो बात आप पूछ रहे हैं ना कि देखिए कि नेल्सन मंडेला उनको कहा जाता है, कि उसमें सच तो यही है कि सबसे बड़ी जो पहली थी गिरफ्तारी उनकी, जो इमरजेंसी के खिलाफ जी, थी, वो मुझसे छूट गई थी, 1975 जिसमें वो तलवंडी तो साहब तोड़ा साहब के साथ गिरफ्तार हुए थे, पहले ही हाँ, उनके साथ ही थे। तो वो पहले तो ये था, और मैं समझता हूं कि तब बादल साहब ने असर्ट किया था कि हमें इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना चाहिए। दूसरी वॉइसेस भी थी अकाली दल में, लेकिन बादल साहब की तब पोजीशन, ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन थी कि हम इमरजेंसी के खिलाफ जरूर लड़ेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो मिलिटेंसी रही 1984 और उसके बाद का जो चला, तब भी उनको जेल में जाना पड़ा। पहले धर्म युद्ध मोर्चा था, उसमें वो गए थे, और बाद में जितने भी चला वो जेल तो जाते ही रहे। सवाल ये है कि वो किस मकसद के लिए जेल में गए। पहली बार गए वो इमरजेंसी के खिलाफ, मेरा मानना ये है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस्म की वैल्यू सिस्टम को वो सपोर्ट करते हैं, किस बात को वो किसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इमरजेंसी एंड ह्यूमन राइट्स की बात जो है उसके बारे में है, और आजादी के लिए लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए लड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। वो मिलिटेंसी के लिए जेल में नहीं गए। उनको जेल में अगर भेजा जाता है नॉट एज ए मिलिटेंट लीडर, लेकिन वो क्योंकि धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा था और केंद्र की जो पॉलिटिक्स थी, जो उसकी अप्रोच थी, उसमें से उनको जो मर्जी बोला जाए कि बादल साहब की ये पॉलिटिक्स थी, लेकिन ही वाज ऑलवेज ए मॉडरेट लीडर, और मॉडरेट लीडर के तौर पे ही उन्होंने जेल में वो गए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक और बात है जो गौरव जी मैं करना चाहता हूँ, बात ये है कि कोई भी लीडर जब वो सुप्रीमो हो जाता है, पूर्ण कंट्रोल हो जाता है पार्टी स्ट्रक्चर के ऊपर, तब ये बातें जिनका जिक्र मेरे दोस्त कर रहे थे कि परिवारवाद उसमें से निकलता है, पावर की सेंट्रलाइजेशन उसमें से ही निकलती है, और उनको सपोर्ट थी इस सारे जो चल रहा था फिनोमिनन, उसमें देखिए उनको सपोर्ट भी बीजेपी की पूरी मिली हुई थी। और ये देखिए कि जो अकाली पॉलिटिक्स में सुप्रीमो वो बने रहे, उसमें मैं समझता हूं कि बीजेपी का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी ब्लाइंडली बादल साहब को सपोर्ट ना करते और उनकी सुप्रीम लीडरशिप एस्टैब्लिश ना करते, तो शायद वो इस तरह की बातें ना करते। मेरा मानना ये है कि अकाली पॉलिटिक्स में जब मल्टी लीडरशिप होती है, एक से ज्यादा लीडर होते हैं, तो चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहता है। लेकिन 1995 के बाद टौड़ा साहब ही सिर्फ एक लीडर थे जो बादल साहब के पैरेलल एक उनका मास फॉलोइंग थी और इम्पोर्टेंस थी, लेकिन बीजेपी हमेशा ही बादल साहब को प्रेफर करती थी ओवर टौड़ा साहब। सो उसी कारण से बादल साहब ज्यादा मजबूत होकर निकले और सुप्रीमो बन गए। इसी वजह से उनके जो परिवारवाद इसमें से ही निकला है। मैं एक निजी बात अपनी करना चाहता हूँ बादल साहब की। देखिए, मैं चेयरमैन था पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, तो जो मिनिस्टर थे वो और मेरा उनके साथ कुछ बातों पे अदावत भी रही, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो मिनिस्टर के साथ ही चलते हैं। लेकिन बादल साहब हमेशा वो देखते थे कि कौन ठीक है और किसकी पोजीशन ठीक है। ही प्रेफर्ड मी ओवर द मिनिस्टर, यानी कि उन्होंने मेरी पोजीशन जो है उसको ठीक मानते हुए मुझे सपोर्ट किया। अपनी पार्टी के मिनिस्टर की पोजीशन को उन्होंने नहीं माना, और उसी वजह से मेरे खिलाफ जब केस भी हुआ, मेरे खिलाफ करवाया गया, तो बादल साहब ने मुझे सपोर्ट किया, और सपोर्ट इस हद तक किया कि जब मेरी अपॉइंटमेंट भी खत्म हो गई थी हाई कोर्ट में से, ऑर्डिनेंस जारी किया गया और मुझे दोबारा चेयरमैन लगाया गया।
राहुल श्रीवास्तव जी, अकाली दल के साथ बीजेपी का दिल्ली में कंफर्ट, अकाली दल का ये इंश्योर करना कि पंजाब में बीजेपी हमेशा पंजाबी हिंदुओं की पार्टी बनकर रहे और हमेशा अध्यक्ष और बाकी नेता भी उसी हिसाब से चुने जाएं, और अब ये किसान जो मोर्चा रहा उसके बाद और 2022 के चुनाव नतीजों के बाद अलगाव, ये 3 प्रश्न हैं, इन पर आपकी टिप्पणी, आपका क्लोजिंग रिमार्क। पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डिनरी स्टेट्स नहीं है साहब, इन्होंने इन्वेजन झेले हैं। ये इन लोगों का सेंस ऑफ कमिटमेंट जो देश के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, ये बेजोड़ है साहब। क्या है कि आप ये सोचिए कि इमरजेंसी मिलती है, 84 राइट्स होते हैं, उनके टेम्पोरल जो सिंबल्स हैं उन पे अटैक होता है, तमाम पॉलिटिक्स में घेरा जाता है। उसके बावजूद भी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज अगर पंजाबियत की बात करते हैं तो यू लुक एट द पॉलिटिक्स। हम ये कहते हैं कि बीजेपी की प्रेजेंस, जब 1970 में सरकार बनी थी तब भी आरएसएस पीछे से आई थी, जनसंघ का समर्थन आया था पीछे से। और इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए, बीजेपी के लिए ही वॉज द मोस्ट सुटेबल मैन, डेफिनेटली द बीजेपी अंडर अटल बिहारी वाजपेयी एंड एल.के. आडवाणी, उन लोगों को एक सेंस ऑफ एक्सपेंशन में ऐसे लोग चाहिए थे जो कि एक सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो। उसमें फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे एक टाइम पे, और उस कारण से अकाली दल के जो मुखिया थे प्रकाश सिंह बादल, वो एक बहुत ही इंक्लूसिव फिगर थे साहब। उनकी इंक्लूसिवनेस को हम अगर इस नजरिए से देखें कि पहली बार पंजाब में बड़ी मात्रा में हिंदुओं को टिकट देखिए अकाली दल कोई नई पार्टी नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है पंजाब की कि 2 ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन इंडिया आर आउट ऑफ पावर इन पंजाब एंड वन ऑफ द यंगेस्ट इज इन पावर। अकाली दल इज द सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी इन द कंट्री। तो अगर आप पंजाब की हालत जब देखें, उसमें जो अपने इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो बादल साहब का था, इंक्लूसिवनेस, पॉलिटिक्स किस तरह से इंक्लूड करती है लोगों को। एक समय ऐसा आया था पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, जब पंजाब में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कीमत बहुत कम हो रही थी, तो हम डिस्पैशनेटली देख तो सकते हैं कि ये पॉलिसी ऐसी आई, ये गलत हुआ, लेकिन फ्री पावर फार्मर्स को इस नजरिए से दिया गया था कि स्टेट में एग्रीकल्चर की जो रिटर्न्स थे वो भयंकर रूप से कम हो रहे थे। देन देयर वाज ऑलवेज अ सेंस ऑफ वाइड डिवाइड जो था कि दलित में, जट सिख में। तो जो प्रकाश सिंह बादल थे, ये आटा दाल की पॉलिसी जो लाए थे वो दलितों के लिए लेके आए थे, तो दलितों को एक सेंस ऑफ आउटरीच हुआ था। एक स्कीम उन्होंने चलाई थी, शगुन फॉर गर्ल्स। ये आज के बहुत सारे नेता पिछले कुछ सालों में ऐसी स्कीम चला रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल ये चीजें बहुत साल पहले से कर रहे थे, और ये एक सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस इंप्रूव करना था। देखिए पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक क्राइसिस आ जाती है कि वो एक्सपैंड कैसे करे, जबकि उसके सामने ग्राउंड रियलिटीज है, उसके सामने उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, और उसके अंदर उसको अपने आप को स्ट्रेंथन करने की एक फीलिंग आती है। तो एक ट्रस्ट लेवल जो आता है, उसके अंदर लीडरशिप लीन करती है अपने डायनेस्टिक सिस्टम्स के ऊपर। प्रकाश सिंह बादल जी क्या कहते हैं, अनडूइंग, जैसे सबने कहा, वॉज कि वो डायनेस्टिक लीनिंग हो गई उनकी, बट दैट डज नॉट अंडरमाइन जो प्रकाश सिंह बादल की डेमोक्रेटिक कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए। हिंदुस्तान में पंजाब एक बहुत अहम हिस्सा है, और प्रकाश सिंह बादल इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लीडर्स जो कि आजादी से लेकर के आज तक की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का एक कोलोसस है साहब। और उस जर्नी को 47 से सोचिए, 47 में यंगेस्ट सरपंच, 89 की एज पे वन ऑफ द 90s में सबसे ओल्डेस्ट चीफ कैंडिडेट, ओल्डेस्ट चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर। पंजाब को उस पीरियड में, जब पंजाब का सबसे डिफिकल्ट पीरियड था, आज की तारीख में अभी देखिए, हाल की घटनाओं में देखिए, एक सेंस ऑफ वरी है पंजाब को लेके, मगर उस वरी से लाकर के पंजाब को मेन स्ट्रीम में ले आना, पंजाब की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो एक एग्रीकल्चर उसकी धमक थी पूरे देश में, उसको वापस रेस्टोर करना, फार्मर्स के लिए एप्रोप्रिएट सिस्टम्स क्रिएट करना। आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू लीडर्स इन पंजाब कि वो पंजाब को मेन स्ट्रीम में हिंदुस्तान की दोबारा ले आए हैं। एंड आई थिंक उसके अंदर बादल साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर आप देखिए आरएसएस का जो इशू उठता है, तो वो केशधारी हिंदुओं वाला जो उनका एक जो स्लोगन हुआ करता था,
उसके बावजूद वो एक अलायंस बना करके पंजाब को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए आए। आई थिंक इवेंचुअली I will consider that as the lasting legacy of a man called Prakash Singh Badal. थैंक यू सो मच राहुल जी। हरमीत जी, योर क्लोजिंग रिमार्क। मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स यही हैं, जैसे राहुल जी ने कहा कि जिस हिसाब से उन्होंने मेजर्स लाए, मैं उन्हें आज अगर हम मान लीजिए अरविंद केजरीवाल हैं, उनको हम उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटते हैं, तो ये जो पॉपुलिस्ट मेजर्स थे क्या लॉन्गर टर्म में उन्होंने पंजाब का भला किया? पंजाब के एनवायरनमेंट को क्या उन्होंने उसमें इजाफा किया या वो मनफी कर गया? ये जो चीज़ है ये वक्त बता रहा है। आज भी आप देख लीजिए पंजाब का जो पानी है सौरभ, वो तकरीबन 114 ऐसे ब्लॉक्स हैं, 141 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्लॉक्स में से जो डार्क जोन्स कहलाते हैं। डार्क जोन इस वजह से कि उनका पानी 200-300 फीट नीचे जा चुका है। तो ये क्यों हुआ है? तो ये जो आपने कहना बड़ा आसान लगता है कि बिजली फ्री कर दो, ट्यूबवेल्स दे दो, लेकिन उसका जो नुकसान पंजाब को हुआ है वो हुआ है, और उसका ऑल्टरनेटिव जो था वो अकाली सरकार दे सकती थी, दूसरी सरकारें भी दे सकती थी। शुरुआत प्रकाश सिंह बादल कर सकते थे, जो उनका 10 साल का राज रहा उसमें वो नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। तो एक तरफ हीलिंग टच है पोस्ट मिलिटेंसी पंजाब का, एक तरफ मध्य मार्ग है, और इत्तेफाकन चंडीगढ़ के मध्य मार्ग में ही अकाली दल का दफ्तर भी है। दूसरी तरफ ऐसे बड़े जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं पॉलिसी के लेवल पर, उनको करने की नाकामी है। हर नेता की ऐसी ही मिलीजुली लेगेसी होती है, और हमें लगा कि नेता नगरी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुला के इसके बारे में विस्तार से बात की जाए।